ये कृषि कानून क्यों वापस लेना पड़ा, इस पे आप कुछ अलग सोचते होंगे, आपके परिवार के ही दूसरे सदस्य कुछ अलग सोचते होंगे, आपके मित्र कुछ अलग सोचते होंगे। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया कि किसानों के हित में ये कृषि कानून आए थे और देश के हित में ये कृषि कानून वापस हो रहा है। मेरी इसमें राय थोड़ी भिन्न है। किसान कानून क्यों वापस हुए, उसका जवाब देने के पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूं और गांव में जब भी फसल की बुआई करनी होती है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे चना हो, चाहे मटर हो, तो सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है। अगर खरपतवार ज्यादा है तो निराई की जाती है, अगर और भी कुछ ज्यादा उसमें ऐसे है तो गुड़ाई भी की जाती है। तो बुआई के पहले निराई, गुड़ाई और जुताई एक सामान्य प्रक्रिया है। पूरे देश भर के किसान जो भी खेती करते हैं उनको पता है कि सीधे सीधे बीज को फसल खेत में नहीं बोना है, बल्कि पहले निराई, जुताई और गुड़ाई करनी है। और निराई, जुताई, गुड़ाई के बाद भी बीज बो दिया, फसल बो दिया, इसके बावजूद अगर उसमें फिर भी खरपतवार पैदा हो गए, कुछ अनावश्यक चीजें उसमें पैदा हो जाती हैं, तो फिर उसमें पेस्टिसाइड डालना पड़ता है खत्म करने के लिए। साथियों, इस देश में मेरा व्यक्तिगत मत है कि पेस्टिसाइड डालने की जरूरत है। निराई, गुड़ाई, जुताई करने की जरूरत है। कोई भी बीज बोया जाए, कोई भी कानून बने, वो तभी सफल होगा जब पहले निराई, जुताई, गुड़ाई हो जाए और उसमें पेस्टिसाइड भी डाल दें। कहने का मतलब यह है, जितना आंदोलन चला है, कैसे चला, कभी आपने सोचा कि बाकायदा दिल्ली के बॉर्डर पे रोज काजू का हलवा बन रहा है, बादाम का हलवा बन रहा है, पनीर की सब्जी बन रही है, रस भरी जलेबी आ रही है, रसमलाई आ रही है, कहां से आया है? साल भर तक वहां रोज पार्टी कैसे होती रही? अखबारों में पता चला कि वहां डेली शाम को रोज दारू पार्टी होती है, मुर्गा पार्टी होती है, चिकन बनता है, मटन बनता है। सामान्य किसान, आपको लगता है एक गांव का किसान, जहां 80% किसान के पास 2 एकड़ से कम जमीन है, वो अपने खेती में ही व्यस्त हैं, अपने काम में ही व्यस्त हैं, वो तो दिल्ली के बॉर्डर जाम कर नहीं सकते। ये ऐसे कौन से किसान थे जो लग्जरी गाड़ियों में आते थे? बाकायदा वहां एसी लगवा रखा था बॉर्डर पे, शाम को डेली चिकन मटन की पार्टी भी चल रही थी, दारू भी की पार्टी भी चलती थी, और भगवान जाने क्या क्या चलता था। ये तो बॉर्डर के लोग पता नहीं और क्या क्या कहते हैं, मैं उसको नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने कहीं अखबारों में पढ़ा नहीं, लेकिन जो मुंह जबानी सुना है वहां और भी बहुत सारी चीजें होती थी। साथियों, अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाया होता, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाया होता, काला धन के खिलाफ कठोर कानून बनाया होता, तो आज ये कृषि कानून वापस नहीं लेना पड़ता। जिस तरीके से फसल बोने से पहले, बुआई करने के पहले निराई, जुताई, गुड़ाई जरूरी है, वैसे ही आपको कृषि कानून बनाने से पहले कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी था। आखिर ऐसे आंदोलन अमेरिका में क्यों नहीं होते? सिंगापुर में क्यों नहीं होते? चाइना में क्यों नहीं होते? भारत में क्यों होते हैं? क्योंकि अमेरिका में, चाइना में, सिंगापुर में हवाला के खिलाफ बहुत कठोर कानून है। हवाला करता हुआ कोई मिल जाए या हवाला के जरिए पैसा लेता हुआ मिल जाए
जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देते हैं। हमारे यहां कानून ही नहीं है। अमेरिका में, सिंगापुर में, चाइना में काले धन की फंडिंग कहीं मिल जाए, काला धन रखता हुआ आदमी मिल जाए, जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, 100% जब्त भी कर लेंगे, जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देंगे। हमारे यहां ऐसा कोई कानून ही नहीं है। इस पूरे आंदोलन की फंडिंग खाड़ी देशों से और कनाडा से हवाला के जरिए हुई है। इस पूरे आंदोलन की फंडिंग काले धन से हुई है, और काला धन और हवाला, इसके खिलाफ हमारा जो कानून है वो दुनिया का सबसे घटिया कानून है, सबसे घटिया कानून है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर हमने कालाधन हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाया होता तो फंडिंग रुक जाती तो यह आंदोलन नहीं होता। और सवाल यह है कि हम अमेरिका से हजारों करोड़ का सामान खरीदते हैं, हजारों करोड़ की तो राइफल खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, क्या क्या नहीं आयात करते। तो अमेरिका का कालाधन विरोधी कानून और हवाला विरोधी कानून हम भारत में क्यों नहीं ले रहे? अमेरिका उसका पैसा तो नहीं लेगा। हम चाइना से दुनिया भर की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर की चीजें इंपोर्ट करते हैं, दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं। हम चाइना के अच्छे अच्छे कानून और खासतौर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून उसको भारत में क्यों नहीं ले लेते? चाइना उसका पैसा तो नहीं लेगा। हम सिंगापुर से दुनिया भर की चीजें लेते हैं, तो सिंगापुर का जो अच्छा कानून है उसको भारत में क्यों नहीं ले लेते? मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप कानून मंत्रालय को निर्देश दें कि कानून मंत्रालय विकसित देशों के अच्छे कानूनों को देखे। मैं स्वयं सिंगापुर में कौन सा अच्छा कानून है, फ्रांस में कौन सा अच्छा कानून चल रहा है, अमेरिका में क्या अच्छा कानून चल रहा है, चीन में क्या अच्छा कानून चल रहा है, उसको बताने के लिए तैयार हूं, उसकी लिस्ट देने के लिए तैयार हूं। इसलिए आप प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के पहले या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पहले भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाए। हमने अगर भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बना दिया, संपत्ति को आधार से लिंक करने का कानून बना दिया, कालाधन बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने और आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दिया, तो इस देश से कम 10,000 सफेद पोष पाखंडी भाग जाएंगे, विदेश भाग जाएंगे। एक बार ये जितने पाखंडी आंदोलन जीवी हैं, जितने पाखंडी नेता हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पे और सोशलिज्म के नाम पे इस देश में पाखंड कर रहे हैं, एक बार ये भारत छोड़ के भाग गए, फिर आप कोई भी कानून बनाइए, यहां ना कोई आंदोलन होगा, ना कोई विरोध होगा, ना प्रदर्शन होगा। हमने अगर भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, तो जब जनसंख्या नियंत्रण आएगा फिर यही नंगा नाच होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू करोगे फिर नंगा नाच होगा, एनआरसी आप लागू करोगे फिर नंगा नाच होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाए।